Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 16th of February 2022, Wednesday. Motivation of the day is: yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, and which is why we call it the present. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं, जहाँ पर जो पहली न्यूज़ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के है। बजट में जिस तरह से स्टेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, उस फीचर को परमानेंट या आगे कंटिन्यू करने का भी एक प्रपोजल है। तो ये सारी न्यूज़ इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस होगी। इसी आर्टिकल में हमने एक और छोटे सी न्यूज़ को कवर किया, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑटो सेक्टर PLI, जहाँ पर एक एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू सेशंस के कुछ क्लिप्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू SEZ एक्सपोर्ट in the month of April and November. Third news is related to the LIC and number of challenges and issues that LIC might face at the time of IPO. तो उसको भी डिस्कस करेंगे. It is actually not a news, it is an opinion, so we will discuss that also. ये सारी मेजर न्यूज़ के अलावा हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी कवर करेंगे। पहली न्यूज़ जो होगी शॉर्ट न्यूज़, वो MD और चेयरमैन के रोल से रिलेटेड है। रिसेंटली सेबी ने कुछ चेंज प्रपोज किए हैं रिलेटेड टू द रोल ऑफ चेयरमैन MD इन द कंपनी, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड न्यूज़ जो है वो इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट से रिलेटेड है। थर्ड न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट द IT बूम एंड रेवेन्यू हिट इन फाइनेंशियल ईयर 2026. And fourth news is related to the Ukraine and Russia geopolitical tension. So let's start with today's discussion and look at into the article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard. Capex aid to state may be regular budget feature. इस फाइनेंशियल ईयर के बजट के में जब हमने डिस्कशन किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि इस बार गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर के एक लार्ज अमाउंट का एलोकेशन किया है। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ईयर मीन्स यूनियन गवर्नमेंट ने सेंटर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये स्कीम भी लाई थी, और जिस स्कीम के तहत जो स्टेट्स गवर्नमेंट थी उनको 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करने का प्रोविजन था, वर्थ ₹15,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो जो ये स्कीम आई थी, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट स्पेशली फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस स्कीम का एलोकेशन फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट में इंक्रीज करके 1 ट्रिलियन कर दिया गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 15,000 करोड़ था। इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में उसको 1 ट्रिलियन तक कर दिया गया है। और इसका सीधा रीज़न गवर्नमेंट जो दे रही है, यूनियन गवर्नमेंट का जो सीधा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि बहुत सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर करना है, इसकी ज़रूरत है एज़ पर द इकोनॉमिक सिचुएशन। और अगर हम स्टेट्स को देखें तो मास ट्रांसपोर्टेशन, रूरल रोड्स, स्टेट हाईवेज, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, दीज प्रोजेक्ट्स आर जनरली बिल्ड बाय द स्टेट, एंड for that state governments are actually require multi-year support, क्योंकि मास ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे रूरल रोड्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे स्टेट हाईवेज हों, इनको कंप्लीट करने के लिए एक लॉन्गर पीरियड फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, हम बोल रहे हैं कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट नहीं होते, एंड फॉर दैट स्टेट रिक्वायर मल्टी-ईयर सपोर्ट just to expand their capacity, just to complete all these infrastructure related projects on time. And that is why center is likely to make capital expenditure support to state a regular feature in future budget. So as per the business standard, जो ये scheme for financial assistance financial year 22 में लाई गई थी और 23 में भी इसमें allocation बढ़ा दिया गया है, इसी तरह गवर्नमेंट आगे आने वाले बजट ईयर्स में, आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में के बजट में भी गवर्नमेंट इस तरह का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट है वो स्टेट्स को कंटिन्यू रखेगी। इट मीन्स सेंटर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सपोर्ट को बजट का एक रेगुलर फीचर बनाने जा रही है। वाई? जस्ट टू पुश द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर
investment, employment generation, economic growth, center government is actually going forward with this proposal. तो सीधा सीधा यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्टेट्स को जो है वो अपनी कैपेसिटीज़ को भी एक्सपेंड करना है, स्टेट्स को अपनी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी है टू बी क्विकर इन इम्प्लीमेंटेशन एंड अट्रैक्टिंग दिस इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन, रूरल रोड्स एंड स्टेट हाईवेज। इसके अलावा ये तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं या कैपेसिटीज़ हैं, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स दे शुड ऑल्सो ट्राई टू डेवलप other capacities as well, so that dependency on center government will eventually reduce. और जो पीपल अवेयरनेस मैटर्स उनका ये कहना है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 24 में इस स्कीम को, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, इसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा और इसके तहत जो स्टेट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा जिनके पास लेस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है कि वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, स्पेशली जो बॉर्डर स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न कंसर्न स्टेट्स हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम को और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा, जिससे कि इस तरह के स्टेट्स जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कैपेसिटी नहीं है उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो भी इस तरह की स्कीम, इस तरह की कैपेसिटीज़ को बिल्डअप करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो 1 ट्रिलियन का एलोकेशन किया गया है इस स्कीम के तहत, इसमें बेसिकली जो प्लेन एरियाज़ हैं जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, इस तरह के जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, हैंस दे विल बी और दे माइट अट्रैक्ट मोर अमाउंट फ्रॉम द स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 23 इन कंपैरिजन टू द border states or other northeastern state, and that is why government is thinking कि 24 में, फाइनेंशियल 24 में इस स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि जो ऐसे स्टेट्स हैं जो कि 23 में बेनिफिट्स को या इस स्कीम को यूटिलाइज नहीं कर सकते या इसके तहत फंड रेज नहीं कर सकते, तो उनको थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजनिंग दी जाए फॉर अपकमिंग बजट। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की पीएलआई से रिलेटेड भी एक इंटरव्यू है जो इसी पेज नंबर पर दिया हुआ है। दिस इज़ द इंटरव्यू ऑफ मिस्टर अरुण गोयल, सेक्रेटरी हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली 20 कंपनीज ने, या बोलें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर की पीएलआई में अप्रॉक्सीमेटली 20 प्रपोजल मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन द ऑटो पीएलआई स्कीम। तो 20 कंपनीज हैं जिसमें टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई, किया जैसी कंपनीज के प्रपोजल भी इन्वॉल्व हैं। इन 20 कंपनीज को सेलेक्ट किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और उसी को देखते हुए एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है जो हमारे सेक्रेटरी हैं हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का, और उनके अकॉर्डिंग आगे आने वाले 5 सालों तक ऑटो सेक्टर की पीएलआई से अप्रॉक्सीमेटली 2.31 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा। 20 प्रपोजल जो हैं वो अभी एक्सेप्ट किए गए हैं अंडर दिस पीएलआई स्कीम। प्रपोजल्स बहुत सारे आए थे और उसको देखते हुए ही एंटिसिपेट कर रहे हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के टॉप ऑफिशियल्स हैं कि आगे आने वाले 5 सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2.31 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा, एंड डेफिनेटली दैट विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट ऑन नंबर ऑफ automobile related sectors, and it will definitely increase the position of India as a export oriented country. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। SEZ exports lag overall rate in April-November. As per the recent government data, the export from special economic zone, in short we call them SEZ. So export from special economic zone grew at a slower pace compared to the growth of overall outbound shipment. तो सीधी भाषा में कि जो एक्सपोर्ट इस बार एक्सपोर्ट का डेटा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ से जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें कम ग्रोथ देखी गई है इन कंपैरिजन टू द
ओवरऑल आउटबाउंड शिपमेंट फ्रॉम द कंट्री। अब इस न्यूज़ को समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहला टर्म यहाँ पर क्या है, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ. So basically these are the areas or zone in any country in which the business, trade and economies related laws are different from the rest of the country. तो किसी भी देश में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें कुछ स्पेशल प्रोविजनिंग करी जाती है बिजनेस और ट्रेड रिलेटेड लॉस को लेकर के, और ये जो लॉ होते हैं पूरी कंट्री, जो इंटायर कंट्री के लॉ होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। बेसिकली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है किसी भी कंट्री के या नेशन के बॉर्डर पे सिचुएट किए जाते हैं, एंड देयर आर्म्स इंक्लूडिंग increasing trade balance, employment generation, increased investment, job creation, effective administration. So basically ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जनरली कंट्रीज़ के जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ पर इनको लोकेट किया जाता है। यहाँ पर जो ट्रेड लॉज होते हैं, बिजनेस लॉ होते हैं, वो इंटायर कंट्री के लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड होते हैं। इन पर्टिकुलर एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को या इन्वेस्टर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। कई बार कई सारे टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स हॉलीडेज उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे इकोनॉमिक जोन है जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट हो, और कंपनीज को बोलती है कि इफ़ यू विल इन्वेस्ट हेयर यू विल गेट दिस शॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, इतने तरह के आपको टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे, आपको लैंड एक्विजिशन ईजी होगा, लैंड एक्विजिशन चीप होगा, आपको बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो ईजिली अवेलेबल होंगी इस पर्टिकुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो गवर्नमेंट का फोकस होता है कि बॉर्डर एरियाज़ में हो और यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो उस पर कभी कभी कम ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स कम होते हैं, तो कंपनीज को भी प्रॉफिट होता है। और गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट को ये प्रॉफिट होता है कि इससे जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है, बहुत सारे अदर एडवांटेजेस गवर्नमेंट को भी होते हैं। तो बोथ पार्टीज जो होती हैं वो विन विन की सिचुएशन में होती है। अब चूंकि गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे रही है, आपको टैक्स रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही है, रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट इन रिटर्न आपसे ये एंटिसिपेट करेगी कि आप यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग यू लैंड ऑन बॉर्डर रिलेटेड एरियाज़ कि आपका जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो वो ईजी हो। तो ये एंटिसिपेशन होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ से जो एक्सपोर्ट हो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट का हो। इट्स अ क्वाइट ऑब्वियस थिंग, बट जो अभी रीसेंट डेटा है गवर्नमेंट का वो ये कह रहा है कि जो अप्रैल से नवंबर मंथ के बीच में जो एक्सपोर्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ $418.56 billion, that is 36% nearly compared to a year earlier, while the export from special economic zone witnessed 31% rise to $87.95 बिलियन। तो अगर अप्रैल और नवंबर के डेटा को देखें, एक्सपोर्ट के डेटा को देखें, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें केवल 31% का इंक्रीज देखने को मिला है, जबकि ओवरऑल अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट को देखें, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को देखें, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 36% का इंक्रीज देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। तो ये तो बिल्कुल एंटीसिपेशन के अगेंस्ट हो गया। जनरली गवर्नमेंट ये एंटीसिपेट करती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा इन कंपैरिजन टू द अदर रीजन ऑफ इंडिया, बट दिस डेटा इंडिकेट्स और डिपिक्ट्स द पिक्चर अदरवाइज, and that is the point of concern for government. This is a reversal trend in the least 6 years. Special economic zone export comprise fifth of India's total exports during the same time period. तो 1/5 इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और अगर ये डेटा इंडिकेट हो रहा है तो दैट इज सम रिवर्सल ट्रेंड इन इंडियाज एक्सपोर्ट सिनेरियो। अब इसके दोनों ही साइड हो सकते हैं। दिस कॉइन हैज़ टू साइड्स, ईदर एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर रीजन हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली because of the PLI related, because of the other export related incentives, गवर्नमेंट का जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, या तो
जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं दे आर बीइंग लेस एफिशिएंट, लेस इफेक्टिव in terms of exports. So growth in outbound shipments since the beginning of an fiscal year indicate the impact of first wave of the pandemic was waned and demand from the external market has picked up due to the opening of economies that I have discussed number of time कि first wave में जो impact देखने को मिला था पैंडेमिक का वो सेकेंड वेव में उतना इम्पैक्ट नहीं रहा. थर्ड वेव अगर आई है तो उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला. सेकेंड वेव के आते आते जो इकोनॉमीज थी वो ओपन होने लगी, इकोनॉमीज ओपन होने लगी, जिसकी वजह से इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ गई. हालांकि थर्ड वेव से इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन जो अदर मेजर इकोनॉमीज थी वो ओपन हो चुकी थी, वहाँ पर रिलैक्सेशन हो चुका था, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट जो था वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था. एंड अ लुक इनटू द डिटेल ऑफ SEZ एक्सपोर्ट्स दिस ईयर शोज दैट द सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स account the major portion of the total mercantile exports from these special economic zones. तो सबसे ज़्यादा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एक्सपोर्ट हुआ भी है वो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ. 64% का जो शेयर है वो इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट सेगमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, फॉलोड बाय मर्केंटाइज एक्सपोर्ट दैट कंप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग. And this is the SEZ export performance in financial year 2022. तो export from SEZ and total export, कितना इंडिया से total export हुआ है और कितना एक्सपोर्ट एक्सक्लूसिवली स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हुआ. तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट 31.61 और इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट रहा है वो 263.59 रहा है. तो और अगर ग्रोथ देखें तो 62% की ग्रोथ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में देखने को मिली है और टोटल एक्सपोर्ट में 51% की. सर्विस एक्सपोर्ट 17, टोटल 15. टोटल अगर इसको कंबाइन करें तो 30% ग्रोथ हमें देखने को मिली है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से और टोटल ग्रोथ देखने को मिली है 35% इन टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. And this is the share of SEZ exports in India's total export. तो मर्केंटाइज में 12% का शेयर है, सर्विसेज में 33% का. और अगर ओवरऑल बात करें तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली 20%, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, 1/5 जो है वो SEZ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एज अ exports. Even as a contribution of export from SEZ to the overall exports have performed decently over the last decades, experts are actually pointing out that lack of income tax benefits apart from it, these SEZs are becoming less attractive now. They are actually losing their charm, losing their appeal because of the number of infrastructure bottlenecks. तो ऐसा क्यों हो रहा है? SEZ से तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए. तो एक्सपर्ट का सीधा सीधा ही कहना है कि एक तो इनकम टैक्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अपीलिंग नहीं है, इसके अलावा जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि इन SEZ और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अनअट्रैक्टिव बना रहे हैं. दैट इज़ वाई कंपनीज आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू इट. इफ दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू इट देयर इज़ नो इंक्रीज इनटू द एक्सपोर्ट. एज सिंपल एज दैट. अगर हम बात करें मर्केंटाइज एक्सपोर्ट तो अगर हम देखें मर्केंटाइज एक्सपोर्ट राइज 28% इन इंडिया टू अप्रॉक्सीमेटली $34.1 बिलियन इन द मंथ ऑफ जनवरी. ये सिर्फ जनवरी का डेटा है, लेकिन अगर इसको दिसंबर के डेटा से कंपेयर करें तो दिस इज अ स्लोअर पेस इन मर्केंटाइज एक्सपोर्ट. दिसंबर में जो डेटा रिलीज हुआ था उसमें जो आउटबाउंड शिपमेंट था स्पेशली मर्केंटाइज, व्हेन आई से मर्केंटाइज इट मीन सिंपली गुड्स एक्सक्लूडिंग द सर्विसेज, गुड्स का एक्सपोर्ट जो हो रहा है. तो दिसंबर के महीने में जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ था वो जनवरी से ज़्यादा था. जनवरी में ये जो पेस है ग्रोथ का, एक्सपोर्ट ग्रोथ का, ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है आफ्टर रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एवर मंथली आउटबाउंड शिपमेंट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर. तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का डेटा क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो किया है 27.54% ईयर ऑन ईयर बेसिस में in the month of July as the demand for Indian product remain robust. और थ्रू आउट अगर हम पैंडेमिक देखें तो एक्सपोर्ट remains above the $30 billion mark for 11th consecutive month amid the surge in ओमिक्रॉन केसेस. तो ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है.
इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स वर द टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरीज इनटू दिस पीरियड। और ये है ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट का डेटा कितना अमाउंट है और कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है सिंस अप्रैल 21। मंथ वाइज मंथ डेटा है और दिस इज द डेटा ऑफ इम्पोर्ट एंड by seeing this data we can clearly identify the trade balance of India। तो बहुत सारे मंथ्स में अगर आप देखें तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है और जो ग्रोथ हुई है इंपोर्ट में वो भी कई सारे मंथ्स में एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। हालांकि ये बात जनरली एक्सेप्टेड है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसने पैंडेमिक के ड्यूरेशन में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 15। इट इज़ नॉट बेसिकली अ न्यूज़, इट इज़ एन ओपिनियन। सो देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है LIC के बारे में। द न्यूज़ इज रिलेटेड टू द LIC। सो LIC इज स्ट्रगलिंग अंडर डोमिनेंस। एज यू ऑल आर रेगुलरली फॉलोइंग मी, यू माइट बी नोइंग और यू मस्ट बी नोइंग कि LIC को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, चाहे वो LIC की परफॉर्मेंस को लेकर के हो, प्रॉफिट को लेकर के हो, वैल्यूएशन को लेकर के हो। कंटिन्यूसली हम कुछ वीक से पॉजिटिव न्यूज़ ही डिस्कस कर रहे हैं अबाउट LIC और उसका सीधा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट 5% अपने शेयर्स को ऑफलोड करने जा रही है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हो मार्केट में, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वेव रहे अमंग इन्वेस्टर्स। तो जब भी IPO लॉन्च हो LIC का तो उसमें एक अच्छा वैल्यू ट्रेड ऑफ हो, अच्छा वैल्यू मिले गवर्नमेंट के लिए, एक सफिशेंट रेवेन्यू जनरेट हो और वो तभी होगा जब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होगा अबाउट LIC इन द मार्केट। उसी को लेकर के ये एक आर्टिकल पब्लिश किया है। ऑथर का ये कहना है कि जिस तरीके से LIC को प्रिपेयर किया जा रहा है IPO के लिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट पोर्ट्रेट कर रही है कि दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एवर IPO इन द मार्केट, और जिस तरह से LIC की परफॉर्मेंस को पोर्ट्रेट किया जा रहा है, इट इज़ जस्ट अ ग्लोमी पिक्चर। अगर हम बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें LIC की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, LIC के वर्किंग पैटर्न को, तो कहीं ना कहीं ये जो LIC का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो LIC IPO इशू करने जा रहा है, दिस इज पोजिंग न्यू अमाउंट और न्यू टाइप्स ऑफ रिस्क इन फ्रंट ऑफ LIC, क्योंकि LIC इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में एक डोमिनेंट कंपनी है और हमेशा से अगर LIC को देखें तो एक कॉरपोरेशन के फॉर्म में ही, गवर्नमेंट सपोर्ट एंटिटी के फॉर्म में ही काम करती हुई आई है ये पर्टिकुलर एंटिटी। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो इसके काम करने का पैटर्न है, वो अभी भी इस तरीके से नहीं हो पाया है कि जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा स्पेस मिले। द रिस्क इमर्जिंग फ्रॉम LIC फ्रॉम विच द गवर्नमेंट प्लान्स टू सेल 5% ऑफ इट्स स्टेक्स आर that its strength do not address the expanding opportunities in the Indian insurance sector। और recent अगर बात करें हम LIC की, तो LIC has been recognized as the third strongest and 10th most valuable global insurance brand in financial year 21 by Brand Finance। और recently उसके valuation embedded value को लेकर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमने डिस्कस करी थी और इवन कई बार तो हमने ये भी कहा था कि ग्लोबल, कई न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल लेवल पे जो LIC है उसका असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज इंश्योरेंस कंपनीज। और रिसेंटली LIC ने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट भी सबमिट किया है विद मार्केट शेयर ऑफ 64.1%। तो अभी जो करंट मार्केट शेयर है LIC का वो 64.1% है, जो कि समवेयर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट में क्लियरली मेंशन है। तो जो DRHP सबमिट किया है LIC ने, उसको ध्यान में रखते हुए या उससे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसी को लेकर के जो ऑथर है उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। उनके अकॉर्डिंग LIC इज अ वास्ट एम्प्लॉयर ऑफ द एजेंट, अप्रॉक्सीमेटली 1.34 मिलियन एजेंट्स हैं LIC के पास एंड is the largest asset manager in India with 36.8 trillion as of March 2021, and this particular asset under management and agents network make it one of the very significant insurance company in the India।
और इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए डेफिनेटली एलआईसी को एक बहुत बड़े मैनेजमेंट बैंडविड्थ की ज़रूरत होगी टू एडमिनिस्टर दिस वास्ट नेटवर्क ऑफ इम्पिंजिंग एलआईसी कोर बिजनेस। और एलआईसी के अगर कोर बिजनेस की भी बात करी जाए जो कि उसका लाइफ इंश्योरेंस को सेल करना है, तो इन सबको मैनेज करने के लिए, एजेंट्स के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एलआईसी रिक्वायर द लार्ज मैनेजमेंट बैंडविड्थ। और अगर एलआईसी की प्रोडक्ट लाइन को देखें तो एमंग द प्रोडक्ट सोल्ड, जितने भी एलआईसी प्रोडक्ट सोल्ड करती है, it is the single premium policies where LIC is the boss। तो ऐसे LIC इंश्योरेंस के प्रोडक्ट जहाँ पर सिंगल प्रीमियम होता है, ऐसे प्रोडक्ट लाइन में जो LIC है वो लीडर है इंश्योरेंस सेक्टर में। अगर इसको दूसरे भाषा में बोलें तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो एनुअली, जो रेगुलरली हम बोल सकते हैं डिफरेंट पीरियड्स में प्रीमियम पे करते हैं, इस तरह के जो इंश्योरेंस लेने वाले इंडिविजुअल्स हैं, कस्टमर्स हैं, दे प्रेफर द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। रीज़न इसका, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं दे ऑफर गुड यूजर फ्रेंडली डिजिटल चैनल्स टू देयर कस्टमर्स सो दैट दे कैन रीपे, दे कैन अगेन पे द प्रीमियम विद ईज। जबकि सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ में LIC इज़ द बॉस, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा डिजिटल नेटवर्क, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता सिंगल प्रीमियम दिया द LIC कवर्स दैट पॉलिसी कवर्स द इंडिविजुअल। बट जो ऐसे पॉलिसीज़ जहाँ पर रेगुलरली प्रीमियम देना है, तो वहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर कर रहे हैं। जो ट्रेंड वो है वो यही है कि प्राइवेट सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको प्रेफरेंस दी आ रही है बिकॉज ऑफ द easiness of the services। So given the hugely asymmetric shape of Indian life insurance business, LIC needs to grow fast to offer more insurance cover to expanding Indian middle class। एक तो डिजिटल इन कैपेसिटीज़ को लेकर के ऑथर ने बहुत बड़ा आर्टिकल है, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट डिस्कस लाइन बाय लाइन। तो डिजिटल जो सर्विसेज हैं उनको लेकर के ऑथर ने क्वेश्चन मार्क लगाया है LIC की कैपेसिटीज़ की। इसके अलावा LIC को लेकर के ये भी कहा है कि LIC की जो ग्रोथ स्टोरी है, अब वो जैसी पिछली रही वो तो रही, पर जो आगे आने वाला टाइम है वहाँ पर LIC को मिडिल क्लास के पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल मार्केट है इंश्योरेंस की, वो अभी मिडिल क्लास सेक्टर में ही है। एंड दे वांट गुड यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस। सो एज सिंपल एज दैट। तो पहले तो डिजिटल अपने जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बिल्डअप करना, इसके बाद जो बिजनेस लाइन है उसमें मिडिल क्लास पर फोकस करना, जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस है वो मिडिल क्लास के लेना है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द कॉर्पोरेट एंड बिग इंश्योरेंस कंपनीज। LIC शुड नाउ फोकस ऑन द मिडिल क्लास। वाई? बिकॉज इन इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर इज ऑफरिंग डिफरेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, and if LIC will not tap those opportunities on time, the private companies will take over the LIC's dominant position। और अगर हम देखें बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, तो LIC के बाद SBI लाइफ जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ एंड बजाज अलायंसेस। दीज आर द फ्यू टॉप कंपनीज इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ इंडिया। और असेट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, तो LIC के पास इस समय सबसे ज़्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट है 39.5 एज आई डिस्कस, फॉलोड बाई SBI लाइफ, HDFC, ICICI, मैक्स लाइफ एंड बजाज अलियांस। एंड इफ यू सी द डिफरेंस ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट फ्रॉम LIC टू द सेकेंड लिस्टेड कंपनी, तो हम देखें ह्यूज डिफरेंस है। LIC के पास 39.5 बिलियन रुपीस का असेट अंडर मैनेजमेंट है, और जो सेकेंड कंपनी है वो SBI लाइफ है जिसके पास 2.4 बिलियन रुपीस का असेट अंडर मैनेजमेंट है। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपनी ऑन द लिस्ट? एंड इफ यू सी द न्यू बिजनेस प्रीमियम, LIC का न्यू बिजनेस प्रीमियम और SBI का, LIC न्यू बिजनेस प्रीमियम इन फाइनेंशियल ईयर 21 was 7.8 in terms of percentage, whereas SBI 10.5%. See the difference between asset under management and difference between new business premium. Even SBI has more new business premium in comparison to the market leader LIC। तो ऑथर का क्लियरली यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरह से इंडिया में इंश्योरेंस मार्केट नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रहा है, अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ को LIC ने टैप अप नहीं किया तो LIC की जो डोमिनेंट पोजीशन है वो कहीं ना कहीं स्टैगर
होगी। इसके अलावा पैंडेमिक में जिस तरह से LIC ने रिस्पॉन्स किया, इवन आफ्टर सो मैनी डिक्टेट्स फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिस तरह से LIC ने रिस्पॉन्स किया, दैट वाज नॉट डिज़ायरेबल फ्रॉम अ मार्केट लीडर कंपनी। जबकि अदर इंश्योरेंस कंपनीज ने, चाहे वो SBI हो, HDFC हो, दे हैव फॉलोड द डिक्टेट ऑफ IRDA, बट LIC ने जिस तरह से अपने बिजनेस को टैकल किया था पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं चाहूँगी कि उसमें क्या IRDA ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, बट दैट वाज clearly mentioning that LIC is not prepared to work in crisis and pandemic like situation. LIC उस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई या जस्टिफाई नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं LIC का जो मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो ये भी इंडिकेट करता है कि LIC अभी क्राइसिस की सिचुएशन में मैनेजमेंट करने को तैयार नहीं है, क्राइसिस की सिचुएशन को फेस करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहा है। तो ऑथर का सीधा सीधा एक क्वेश्चन है कि LIC इज गोइंग फॉर प्राइवेटाइजेशन, 5% का ऑफलोडिंग से स्टार्ट होगा, बट क्या LIC उन सारे रिस्क को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है? क्या LIC का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिजनेस पैटर्न इस तरीके से है कि वो नए आने वाले रिस्क को मैनेज कर पाए? सो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर LIC के नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट किया, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम LIC के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो ऑथर का ये कहना है कि ये सारा जो LIC का इशू है, इस पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़रूर ध्यान देंगे बिफोर बाइंग देयर शेयर्स इनटू IPO। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। स्प्लिटिंग चेयरमैन MD रोल्स मेड वॉलेंटरी। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को कंपनीज को ये चॉइस दे दी है कि अगर वो चाहें तो चेयरमैन और MD के रोल को सेपरेट कर सकते हैं। इट वुड बी वॉलेंटरी ऑन द कंपनीज और इंडियन कंपनीज टू हैव सेपरेट चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO. And this move comes a week ahead of April 1, 2022 deadline, by which the top 500 listed companies by market value had to install two separate and unrelated person as chairman and MD and CEO. Generally जो सेबी की गाइडलाइंस थी वो यही थी कि चेयरमैन कंपनी का डिफरेंट हो, MD और CEO डिफरेंट हो, दे शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर, बट नाउ Security and Exchange Board of India is making it voluntary on Indian companies. वो चाहें तो चेयरपर्सन और MD की पोजीशन को सेपरेट कर सकती हैं, वो चाहें तो सेम इंडिविजुअल को चेयरपर्सन, MD या CEO की पोजीशन पर रख सकती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है सडनली सेबी ने ये क्यों किया? सेबी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेबी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिकॉज ऑफ द अनसेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ द कंप्लायंसेस अचीव्ड सो फार, स्पेशली during the pandemic. So with respect to the corporate governance reforms, various representation received constraint posed by the prevailing pandemic situation, and with a view to enable the company to plan for smoother transaction, as SEBI is going for these sort of चेंजेस। तो जो कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस थे, उन रिक्वायरमेंट को अब जो सेबी है वो वॉलेंटरी बना रही है। तो सेबी का ये कहना है कि इसके बावजूद भी कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, और सेबी के इस डिसीजन के बाद से अप्रॉक्सीमेटली 150 कंपनीज जो हैं वो बेनिफिट होंगी, जहां पर अभी चेयरमैन और CEO जो हैं वो सेम है। अ फर्म दैट मेंटेन द कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन डेटाबेस। अप्रॉक्सीमेटली 150 कंपनीज हैं, उन पर कंप्लायंसेस बर्डन जो है वो रिड्यूस होगा। एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर हैज शोन द रिलेक्टेंस टू कंप्लाई विद दिस गवर्नेंस रिक्वायरमेंट डिस्पाइट द रूल बीइंग इनिशियली प्रपोज्ड 5 years ago। तो बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं इस पर्टिकुलर जो पहले जो रूल था कि चेयरमैन अलग होंगे, MD अलग होंगे, इस रूल को कंप्लाई नहीं कर पा रही थी, बट नाउ सेबी हैज़ मेड दिस वॉलेंटरी। तब कंप्लायंसेस का बर्डन थोड़ा सा रिड्यूस होगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। इंडियन INC प्रॉफिट राइजेस 27% इन थर्ड क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टर के यानी दिसंबर 2021 क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो कंपनी रिपोर्ट कर रही है, एंड एज पर दैट डेटा कंपनीज कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3,191 listed company sampled up 26.9% year on year basis, and their net sale has increased approximately 20
4%। तो कंपनीज जो हैं वो अच्छा प्रॉफिट रजिस्टर्ड कर रही हैं इनटू द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। तो थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंडियन कंपनीज का जो प्रॉफिट है, सेल है, वो इंक्रीज हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 26 to 24% का इंक्रीज देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ नेट सेल एज वेल एज नेट profit. So corporate earnings are increasing, and more specifically these cyclical sectors like banks, non-banking companies, insurance, metal, mining companies, oil and gas producers, all these are actually leading the growth prospect. तो जो ये बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और साइक्लिकल नेचर के सेक्टर्स हैं, दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जो अभी भी फिलहाल हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से लोअर मार्जिन जो है, लोअर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो रजिस्टर कर रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर उसको हम छोड़ दें, बिकॉज ऑफ द हाई कमोडिटी प्राइसेस दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर रेवेन्यू एंड मार्जिन, बट येस बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस, ऑल दीज कंपनीज आर एक्चुअली registering the huge growth prospects and profit margin for Q3 of financial year 22. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IT booms could see industry's revenue hit $350 billion by 2026. The ambition of turning into $350 billion industry by financial year 2026 appears to be achievable by Indian IT sector. तो जो टारगेट था कि 2026 तक इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो $350 बिलियन के वैल्यूएशन पर आ जाएगी। सो एज पर द रीसेंट डेटा बाय नास्कॉम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज दिस नास्कॉम एंड व्हाट दे एक्चुअली डू। तो रीसेंट डेटा नास्कॉम ने पब्लिश किया है और उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो IT सेक्टर है दैट ऑल सेट टू क्लॉक अ रेवेन्यू ऑफ $227 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो फाइनेंशियल ईयर 22 का जब डेटा आएगा तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली ये क्लियरली दिखेगा कि जो इंडिया की जो IT सेक्टर है उसने $227 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव कर लिया है। तो जो ये टारगेट है इंडिया की IT सेक्टर का कि 2026 तक हम $350 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव करें, तो एज पर द नास्कॉम इट इज सीइंग achievable by Indian IT sector. For financial year 22, the industry is likely to add $30 billion of incremental revenue. तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली $30 बिलियन का रिवेन्यू एड ऑन होगा एंड टेकिंग द ओवरऑल ग्रोथ रेट टू 15.5%। तो IT सेक्टर की जो ग्रोथ रेट रही फाइनेंशियल ईयर 22 में वो 15.5% की रही। और अगर इसी रेट से अगर IT सेक्टर ग्रो करता है इन अपकमिंग ईयर्स तो 2026 तक 350 का नंबर अचीव करना इसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। हालांकि अगर लास्ट 11 ईयर्स की बात करें, लास्ट 11 ईयर्स को देखें तो इंडिया का जो IT सेक्टर रहा है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रहा है। और इस डेटा तक पहुंचने के लिए, इस नंबर तक पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 11 से 14% का ग्रोथ रेट लेकर चलना पड़ेगा IT सेक्टर को फॉर ईच ईयर। तो 2026 तक अगर IT सेक्टर 11 से 14% की ग्रोथ रेट रजिस्टर करता है तो 350 का नंबर अचीव करना इंडिया के IT सेक्टर के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा एज पर द नास्कॉम। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो $50 बिलियन के साइज़ की डोमेस्टिक टेक मार्केट है इंडिया में। अप्रॉक्सीमेटली 843 मिलियन के इंटरनेट यूज़र्स हैं। 60 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर 21 में ऐड ऑन हुए हैं। 4,617 मिलियन UPI ट्रांजेक्शन हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में। 70% इंडियन इंटरप्राइजेस हैव इंक्रीज देयर tech spending. So all this trend is indicating the huge growth prospect and positive growth outlook for Indian IT sector. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एम्बेसी एडवाइज इंडियंस टू लीव यूक्रेन टेम्परेरी। तो रशिया, यूक्रेन और US के बीच में जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है उसको देखते हुए इंडिया की एम्बेसी ने इंडियन सिटीजन्स को एडवाइस किया है कि टेम्परेरी पर्पस के लिए दे शुड लीव द यूक्रेन because of the escalating tension between the Moscow and the NATO countries. Mind it student, this is not for permanent evacuation.
Seeing the increasing tension between the Russia and NATO countries, Indian embassy advised the Indians, those who are residing in Ukraine, to leave the country temporarily for their security purpose. So all these are the references today. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.